एक वायरस जो भविष्य में एक भयानक त्रासदी ला सकता है वो 116 देशों में तेजी से फैल रहा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगर इसकी रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाए गए या फिर इसमें कोई देरी बरती गई तो दुनिया फिर से उसी पैंडेमिक की स्थिति में आ सकती है, जो शायद पहले से भी काफ़ी भयानक हो। हम कैसे भूल सकते हैं कोविड का वो दौर विच वॉज द मोस्ट ड्रास्टिक नाइटमेयर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अभी पिछले ही हफ्ते 14 अगस्त को WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने घोषणा की कि एक खतरनाक वायरस एमपॉक्स जो पहले सिर्फ अफ्रीका के कीनिया देश में फैला था, अब पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है। यह एमपॉक्स वायरस 2022 में इसने फैलने की कोशिश करी थी, लेकिन तब ये बहुत ही वीक वेरिएंट में था। हाल ही में इसका एक नया स्ट्रेन आया है जो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल है। महज कुछ ही महीनों में इसने सेंट्रल अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से निकलकर अफ्रीका के अन्य देश यानी बुरुंडी, कीनिया, रवांडा, युगांडा, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, इवोरी कोस्ट और मोज़ाम्बिक से लेकर यूरोप के स्वीडन, इवन सऊदी अरेबिया और यहाँ तक कि ईस्ट एशिया के फिलीपींस तक फैल चुका है। अनुमान ये है कि ये एमपॉक्स वेरिएंट कोविड से भी 10% ज़्यादा जानलेवा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने एक बैठक बुलाकर दिल्ली यानी कि वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स और टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर 3 प्राइम हॉस्पिटल यानी कि लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल में लोगों को क्वारंटाइन करने की तैयारी की चेतावनी दे दी है। इसके बाद उन्होंने बाकी राज्यों से भी अपील की है कि वे भी इस महामारी के लिए तैयार रहें। अब बात करते हैं कि ये वायरस इतना घातक क्यों हो जाता है। इसका एक मुख्य कारण है वो है इसका म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स अ चेंज इन द बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग और डेवलपिंग थिंग। असल में वायरस का म्यूटेशन उसे एक बड़े खतरे में बदल सकता है जो धीरे धीरे इंसानों पर कहर बरपाने के लिए तैयार होता है। वायरस के जीनोम में छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो इसे एक शांत तूफान की तरह आकार देते हैं, जिसकी संक्रामकता और विनाशकारी क्षमता में अनदेखे रूप से वृद्धि होती है। 1918 का स्पेनिश फ्लू यानी कि H1N1 वायरस इसका सबसे डरावना उदाहरण है। शुरुआत में एक सामान्य सा फ्लू जैसा दिखने वाला यह वायरस म्यूटेशन के कारण इतना घातक हो गया कि उसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें ले ली। एंड दिस इज कॉल्ड द मिस्ट्री एंड हॉरर ऑफ म्यूटेशन, an unknown force that becomes more lethal over time। आपका यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि एमपॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्सी वायरस जीन्स के अंतर्गत आता है जो कि पॉक्सीविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, जो इंसान और जानवर दोनों को संक्रमित करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह वायरस फैला कैसे। तो चलिए चलते हैं 1958 में, जब पोलियो ने दुनिया भर में हाहाकार मचाया हुआ था। तब डेनमार्क के कुछ साइंटिस्ट अपनी पोलियो वैक्सीन का परीक्षण कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बंदर की एक स्पेशल प्रजाति मैकेक को डेनमार्क की लैब में इंपोर्ट करवाया। उनमें से एक बंदर था जो वायरल पॉक्स और स्किन लीजन से गंभीर रूप से संक्रमित था। जब वैज्ञानिकों ने उस बंदर के स्किन सैंपल्स कलेक्ट करके उसका टेस्ट किया तो पता चला कि वह एक बहुत ही डिफरेंट और अलग तरह के वायरस से संक्रमित था, जिसके बाद उस वायरस को नाम दिया गया एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स, जो सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। अब सवाल ये है कि यह वायरस बंदरों से इंसानों तक आखिर पहुंचा कैसे, और इतने दशकों बाद इसका इतना भयानक रूप आखिर उभरा क्यों। इसका आरंभ हुआ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहने वाले एक 9 साल के ट्राइबल बच्चे से, जहां उसका पूरा कुनबा एमपॉक्स से संक्रमित बंदरों के बहुत करीब संपर्क में था, जिसके बाद इस वायरस ने उनके शरीर के अंदर एक तरह की इंक्यूबेशन लैब बना ली, जहां यह वायरस म्यूटेशन करने लगा। इन्हीं म्यूटेशन में से एक म्यूटेशन इतना परफेक्ट बना कि उसने उस 9 साल के ट्राइबल बच्चे की जान ले ली, जिससे यह साबित होता है कि इस वायरस का वह बच्चा एक सबसे पहला ह्यूमन केस था। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक खतरनाक भविष्य की शुरुआत करती है। इसके बाद इस वायरस ने खुद को 2 अलग अलग डिवीज़न में बांट लिया, यानी कि क्लेड 1 और क्लेड 2। अब सवाल ये है कि ये क्लेड 1 और क्लेड 2 दोनों में अंतर क्या है और कौन सा क्लेड सबसे खतरनाक है। आइए जानते हैं। क्लेड 1 में वायरस के स्पष्ट लक्षण दिखते हैं,
जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है और इससे संक्रमित लोग बॉर्डर्स को पार नहीं कर सकते, यानी कि एक देश से दूसरे देश या किसी अन्य स्थान पर यात्रा नहीं कर पाते। वहीं क्लेड 2 में लक्षण बिल्कुल नहीं दिखते। हो सकता है ये आपके बॉडी के अंदर हो और आप संक्रमित भी हो, लेकिन आपको इसके लक्षण महसूस ना हो। यह वजह है कि क्लेड 2 इतनी तेज़ी से फैला और मानव शरीर ने इसे पहचानना शुरू कर दिया, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम इससे लड़ने को तैयार हो गया। तभी इसका डेथ रेट महज 1% रहा। लेकिन क्लेड 1 जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही सेंट्रलाइज रहा, इससे इंसानी शरीर ने इसके लिए अभी तक तैयारी नहीं की थी और इसका डेथ रेट 10% है, यानी कि 10 में से 1 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया इस वायरस से सुरक्षित है या नहीं। आपको बता दें कि 2022 में केरल का एक छात्र जो यूनाइटेड अरब एमिरेट से इंडिया आया था, वह क्लेड 2 से संक्रमित था। इसने 25 लोगों को और संक्रमित किया, जिनमें से वह लड़का जो कैरियर था, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट से आया था, उसकी मृत्यु हो गई। वह सोचने की बात है कि अगर यह सारा मामला क्लेड 1 से हुआ होता तो स्थिति पूरी तरह अनकंट्रोलेबल हो सकती थी। क्लेड 1 केसेस बहुत तेजी से अफ्रीका में बढ़ रहे हैं और इंडिया के टूरिज्म मिनिस्ट्री के अनुसार हर साल बड़ी संख्या में अफ्रीका से टूरिस्ट विभिन्न कारणों से भारत आते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। एमपॉक्स वायरस के लक्षण 3 अलग अलग चरणों में विभाजित हैं। पहला है इंक्यूबेशन पीरियड, जो आमतौर पर 7 से 14 दिन का होता है और इस दौरान किसी को भी इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। यह वायरस बॉडी के अंदर ही इंक्यूबेट करता रहता है। दूसरे लक्षण पे आते हैं तो वो है प्रोड्रोमॉल स्टेज, जो 1 से 5 दिन का होगा। इसमें लक्षण शुरू होते हैं जैसे कि बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ में दर्द, थकान और सबसे ज़रूरी स्वॉलो लिम्फ नोड्स। और सबसे आखिरी स्टेज जो आती है वो आती है रैश स्टेज, जो 2 से 4 हफ्तों तक की होती है और इस दौरान आपके लक्षणों में कुछ इस तरह से भयानक बदलाव दिखते हैं। सबसे पहला मैक्यूल्स, यानी कि स्पॉट, लाल धब्बे, पैप्यूल्स, उभरे हुए दाने, वेसिकल्स, तरल से भरे छाले और पुस्ट्यूल्स, यानी पस से भरे हुए फोड़े। और सबसे आखिरी में आते हैं स्कैब्स, यानी कि पिस्ट्यूल्स पर पपड़ी जम जाती है और वह गिरने लगती है। सेल्फ केयर और प्रिवेंशन के साथ अधिकतर लोग एमपॉक्स से 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। आपको बताते हैं कि WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से इस एमपॉक्स को फैलने से रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लें, घर पर रहें और यदि संभव हो तो अपने अच्छी तरह के एक वेंटिलाइज्ड रूम में रहें। अपने हाथों को साबुन और पानी से या हैंड सैनिटाइजर से बार बार धोएं, खासकर घाव को छूने से पहले या छूने के बाद। जब तक आपका रैश ठीक ना हो जाए, दूसरों के पास जाते समय मास्क पहनें और घाव को हमेशा कवर रखें। त्वचा को सूखा और खुला रखें जब तक कि आप किसी और के साथ हों। शेयर्ड स्पेस में चीज़ों को छूने से बचें और शेयर्ड स्पेस को बार बार डिसइंफेक्ट करें। मुंह में होने वाले सोर्स के लिए नमक वाला पानी से कुल्ला करें और बॉडी में होने वाले सोर्स के लिए बेकिंग सोडा या एप्सॉम सॉल्ट के साथ गर्म पानी से स्नान करें। दर्द के लिए OTC दवाइयाँ लें, जैसे कि WHO की रिकमेंड करी गई एसिटोमिनोफेन और ब्यूरोफेन। अब आपको बताते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या नहीं करना चाहिए। ब्लिस्टर को फोड़े या सोर्स को खुजलाए नहीं, इससे ठीक होने में समय लग सकता है। रैश शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है और घाव इन्फेक्टेड हो सकता है। जब तक घाव पूरी तरह से ठीक ना हो जाए और नीचे की नई त्वचा ना आ जाए, सोर्स वाली जगह को शेव ना करें, इससे रैश शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। इन दी एंड मंकी पॉक्स जैसी बीमारियों से डरने की बजाय सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है। सिंपल प्रिकॉशंस और अच्छी हाइजीन से हम इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। अगर हम सही जानकारी और गाइडलाइंस का पालन करें तो हम इस बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। हम मिलकर अपने और अपने कम्युनिटीज़ को हेल्दी और सेफ रख सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं।